देखिए चैप्टर है हमारा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब होता है जब भी कोई असेट, अभी हम असेट की बजाय बोलेंगे कायदे से कि कैपिटल असेट, जब भी कोई एसेट हम ट्रांसफर करते हैं, सिंपल शब्दों में हम बोलें तो कोई एसेट सेल करते हैं। तो जब कोई एसेट सेल करते हैं तो उसे सेल करने पे जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हम इस चैप्टर में कंप्यूट करते हैं। हमें पता है कि हमारे 5 हेड होते हैं। सैलरी का हेड होता है, सैलरी में हम इनकम फ्रॉम सैलरी निकालते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में अगर हम घर किराए पर दे देते हैं तो उसकी इनकम निकालते हैं। बिजनेस प्रोफेशन में या तो बिजनेस कर रही हैं हम, प्रोफेशनल है तो उसकी इनकम आती है। तो ये 3 हेड के बाद 4th हेड है कैपिटल गेन। जब कोई असेट सेल करते हैं, अभी असेट का मतलब क्या होता है, कैपिटल असेट, उसका दायरा क्या है वो सब हम देखेंगे। सेल करने की बजाय इसके अंदर सेल के अलावा और बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है, तो वो सब हम कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ेंगे। पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और ये चैप्टर कैपिटल गेन, ये दोनों काफी हमें बच्चों को, स्टूडेंट को लगता है कि सैलरी बहुत बड़ा, लेकिन असल में सैलरी बड़ा नहीं है। कैपिटल गेन और बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। हर एक चैप्टर का एक चार्जिंग सेक्शन होता है जो हमें बताता है कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। तो सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 है कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन, जो हमें बताता है कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होने वाली है। तो यहां लिखा है एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। यहां एक ट्रांसफर और एक कैपिटल एसेट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब है। इन द प्रीवियस ईयर shall be chargeable to tax under that income from capital gain and shall be deemed to be the income of the previous year in which transfer took place। तो जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है उस ईयर की इनकम होगी और टैक्सेबल होगा, unless such capital gain are exempt under section 54, 54B, D, E, C and F। This chapter deals with the profit earned on the sale of capital asset। Such profit are called capital gain। इस चैप्टर में जो भी हम निकालने वाले हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन। ये दो टाइप का होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। पहले तो हम ये समझते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की। अगर सपोज आपकी कोई दादा की परदादा की का मकान है, 1950 1960 का है, उसे आज सेल करा 2 करोड़ रुपए में और उसको खरीदा गया था उस समय 2000 रुपए में। अब आपने 2 करोड़ में बेचा, तो अब 2 करोड़ में से 2000 अगर माइनस करेंगे तो वो तो पूरी की पूरी ही इनकम मानी जाएगी। भाई 2 करोड़ में से 2000 माइनस करो मत करो क्या फर्क पड़ता है, तो वो पूरा का पूरा आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ये तो थोड़ी सी नाइंसाफी हो गई आपके लिए, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो पार्ट में, दो टाइप के कैपिटल गेन में डिवीजन हुआ है। लॉन्ग टर्म मतलब जो लंबे समय का है, मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं जो 3 साल से ज्यादा की एसेट है वो लॉन्ग टर्म है। हम पढ़ेंगे कोई कुछ एसेट में 1 साल का टाइम है, कुछ में 2 साल का टाइम है, कुछ में 3 साल का टाइम है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं 3 साल से ज्यादा हमारे पास एसेट है तो वो लॉन्ग टर्म है। उसमें एक इंडेक्सेशन होता है। इंडेक्सेशन का मतलब जितने में वो खरीदी गई थी उसके रेट इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ा देंगे, और वो जो हमारा 1950s में 60s में 2000 रुपए का मकान था, हो सकता है इंडेक्सेशन की वजह से आज वो 1 करोड़ रुपए का दिखाई दे, तो या 1.5 करोड़ का दिखाई दे। तो मतलब हमारा जेन्युइनली एक प्रॉफिट निकले विद टेकिंग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, तो हमें दिक्कत ना हो, तो वो लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म नहीं है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया, 2 साल 3 साल जो टाइम पीरियड दिया होगा असेट के हिसाब से, उसमें सीधा सीधा हम निकाल लेंगे। अब कोई एसेट आपने 6 महीने पहले खरीदी, अब बेच दी, 50,000 की खरीद के 60,000 में बेच दी, तो 10,000 का प्रॉफिट है, उसमें कोई इंडेक्सेशन की जरूरत ही नहीं है। 5-6 महीने में क्या रेट का फर्क आने वाला, बहुत ज्यादा आने वाला नहीं है। The method of calculation and taxability of two types of gains are different। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के टैक्स रेट भी डिफरेंट है, दोनों पे सेम रेट से टैक्स भी नहीं लगता है, दोनों अलग अलग हैं। इस चैप्टर में हम ये भी सीखेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैपिटल गेन निकाला जाए, टैक्स कैसे निकाला जाए, और कैपिटल गेन में से जो एग्जम्पशन देनी है, डिडक्शन देनी है, वो कैसे देनी है वो भी हम सीखेंगे। तो कुछ कंडीशन है इस चैप्टर के अंदर कोई भी इनकम टैक्सेबल होने के लिए, और वो क्या है, सबसे पहली कंडीशन की वो कैपिटल एसेट होनी चाहिए।
कैपिटल एसेट क्या होती है अभी हम वो सीखने वाले हैं, और दूसरा उसका ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर क्या होता है वो भी अभी हम सीखने वाले हैं, और उस पर जो कैपिटल गेन आएगा। अच्छा, हमेशा याद रखना जब भी हम कोई चैप्टर की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं, तो उसमें लॉस भी इंक्लूड होता है। जैसे बिजनेस प्रोफेशन में प्रॉफिट टैक्सेबल है तो लॉस भी हम निकालेंगे और वो अपने दूसरे प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट ना हो तभी टैक्सेबल होगा। अगर वो एग्जेम्प्ट है तो बात ही खत्म, उस पर टैक्सेबल नहीं होगा। वो एग्जम्पशन क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर में हम सभी कुछ पढ़ने वाले हैं, अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है हमारी। तो सबसे पहले सबसे जरूरी चीज की कैपिटल एसेट क्या होता है। देखिए कैपिटल एसेट क्या होता है, इसका मीनिंग डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में। आप एक बात समझिए, डेफिनेशन दो टाइप की होती है, एक होती है इंक्लूसिव और एक होती है एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव डेफिनेशन में बताया जाता है इसके अंदर ये चीजें आएंगी। एक्सक्लूसिव एक्सक्लूडिंग में क्या आ जाता है कि सब चीजें आएंगी इनको छोड़कर। मान लिया हमें 1000 चीजें लेनी है, टोटल है 1010 आइटम, 1010 में से 1000 आइटम हमें लेनी है। तो आप इंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं बताएंगे कि 1000 चीजों का नाम बताएं, आप कहेंगे 10 चीजें नहीं आएंगी बाकी सब आएंगी। तो वही है यहाँ पर, कैपिटल गेन मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी। एसएससी के पास कोई भी एसेट है वो सब कैपिटल एसेट है, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस। क्या बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं है, आपकी पर्सनल कोई एसेट है वो भी कैपिटल एसेट है, क्योंकि हम बिजनेस की इनकम थोड़ी ना निकाल रहे हैं। बिजनेस की इनकम तो हम निकाल चुके, अब हम बिजनेस की इनकम नहीं निकाल रहे, हम तो एसएससी की इनकम निकाल रहे। तो सारी एसेट कैपिटल एसेट है, दुनिया भर की सारी एसेट कैपिटल एसेट है, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो कुछ चीजों को छोड़ दिया। कितनी चीजें छोड़ दी, बस 6 चीजें छोड़ दी। 6 चीजों के अलावा सब कैपिटल एसेट है, दुनिया की सारी एसेट कैपिटल एसेट है 6 चीजों को छोड़कर। अगर ये इंक्लूसिव होती तो लिस्ट आप बना ही नहीं सकते थे, 1000 पेज की लिस्ट आ जाती क्या क्या कैपिटल एसेट है। तो हमने केवल 6 चीजों को छोड़ा। उन चीजों को क्यों छोड़ा वो भी अभी हम देखेंगे। 6 चीजों को छोड़ दिया, क्या क्या है वो। पहली है स्टॉक। ये क्यों छोड़ा, क्योंकि स्टॉक खरीदा, बेचा, महंगा बेचा, प्रॉफिट हुआ, वो हमने बिजनेस के चैप्टर में ऑलरेडी निकाल लिया और एसएससी की इनकम में ऑलरेडी जोड़ दिया। अब एक बार जोड़ दिया दोबारा थोड़ी ना जोड़ोगे। तो स्टॉक होता तो हमारे लिए एसेट है, लेकिन हमने क्योंकि सबसे ऊपर क्या लिखा है कि कैपिटल एसेट का मीनिंग है एनी काइंड ऑफ एनी एसेट, तो इसका मतलब उसमें स्टॉक भी आ गया। लेकिन उसे इसीलिए हटाया क्योंकि उसकी ऑलरेडी इनकम निकल चुकी है पिछले चैप्टर में पीजीबीपी में। तो स्टॉक हटा दिया, चाहे वो कंज्यूमेबल स्टोर हो, रॉ मटेरियल हो, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड, सब हटा दिया। ठीक है। वैसे तो आप बेचते क्या है, या तो भाई आप फिनिश गुड्स बेचोगे, स्टॉक इन ट्रेड बेचोगे, आप रॉ मटेरियल बेचोगे, या एक्सेप्शनल केस में बिजनेस बंद हो रहा, जो मर्जी, आपने अपनी स्टॉक इन ट्रेड को बेचा तो वो यहां नहीं आएगा क्योंकि वो पीजीबीपी के चैप्टर में आ चुका है। दूसरी बात, पर्सनल मूवेबल एसेट। अब इसे क्यों हटाया भाई पर्सनल मूवेबल एसेट को, क्योंकि अगर इसे नहीं हटाएंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्यों, आपकी घड़ी क्या है, पर्सनल मूवेबल एसेट। अब आपने घड़ी 10,000 रुपए की खरीदी और अब 100 रुपए या 10 रुपए की बिकी या कबाड़ में फ्री में गई, उसका लॉस निकलेगा। आपके पास जूता है, आप कहेंगे जी एसेट है हमारी। कपड़े हैं, आप कहेंगे एसेट है हमारी। चश्मा है, आपकी एसेट है। मोबाइल आपकी एसेट है। ठीक है, जो भी आपकी चीजें हैं सारी एसेट है, कंप्यूटर सारी एसेट है आपकी। अब इसमें तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, हजारों लाखों एसेट एक ही आदमी की होंगी और उन पर भी लॉस ही होगा। देखो लॉस ही होगा या नहीं, आप कोई भी अपनी एसेट, पर्सनल मूवेबल एसेट जो है उसे बेचोगे तो लॉस ही होगा। घर में रेफ्रिजरेटर पड़ा है, क्या है, पर्सनल मूवेबल एसेट। मूवेबल है या नहीं। क्या आप 10 साल पुरानी रेफ्रिजरेटर आपके घर पे रखा है उसे बेचोगे, प्रॉफिट होगा, लॉस ही होगा। तो आप क्या करोगे, दुनिया भर के लॉस इकट्ठे कर लोगे, फिर तो मजे आ गए आपके। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये काम हम होने नहीं देंगे। तो पर्सनल मूवेबल एसेट आप नहीं ले सकते।
तो इससे क्या होगा, एक तो सारी लॉसेस वाली एसेट नहीं आएंगी आपकी, दूसरा बहुत बड़ी कैलकुलेशन बच जाएगी और उसकी कैलकुलेशन करी भी नहीं जा सकती। इतनी हजारों लाखों चीजें हो जाएंगी कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी के लिए भी प्रॉफिट लॉस निकालना। लेकिन फिर ये पता चला कि पर्सनल मूवेबल एसेट में 2-3 टाइप की एक ऐसी एसेट होती हैं जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है हमेशा, तो क्या उसे नहीं छोड़ेंगे। जैसे आपकी ज्वेलरी है, गोल्ड है। अब ज्वेलरी आपने 20 साल पहले खरीदी थी, उस समय सोने का भाव 5,000 रुपए तोला था। आज सोने का भाव 30,000, 35,000, 40,000 रुपए तोला, 50,000 रुपए तोला हो जाएगा। तो भैया उस पर तो हम तो टैक्स लगाएंगे, उसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। पता चला आगे जाकर 1 लाख रुपए तोला होगा, 2 लाख रुपए तोला होगा, तो रेट तो बढ़ेंगे ही, उसके कम तो हो नहीं रहे, तो उसे कैसे छोड़ देंगे? या उसे नहीं छोड़ेंगे। प्रीशियस मेटल्स हैं, प्रीशियस स्टोन्स हैं, आपकी ज्वेलरी है, आपके पास सोने चांदी के चम्मच है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो सब ले लेंगे। पर्सनल मूवेबल एसेट में फर्नीचर छोड़ दिया, भाई फर्नीचर बेचने पे तो लॉस ही होगा ना आपको, या नहीं? तो फर्नीचर तो छोड़ दिया, आपने क्या करा, फर्नीचर में हीरे लगवा दिए, अब उसे सोना लगवा दिया, वो बेच रहे हैं, तो कह जी अब ये फर्नीचर नहीं है। फर्नीचर किसे कहेंगे? फर्नीचर उसे कहेंगे जो फर्नीचर है कायदे से। अगर फर्नीचर में आपने प्रीशियस मेटल्स लगवा दी, आपने प्रीशियस स्टोन्स लगवा दिए, तो फिर वो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो महंगा बिकेगा। मैंने कहा जी चश्मा तो पर्सनल मूवेबल एसेट होती है, माफ है? हाँ जी माफ है। मैंने चश्मे में सोने का चश्मा बनवा दिया, डायमंड लगवा दिए, घड़ी में डायमंड लगवा दिए, तो ना भैया ना, ये नहीं छोड़ेंगे। तो जो ये चीजें हैं इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अब किसी ने क्या करा, पेंटिंग का शौक है, पेंटर है, पेंटिंग बना लीजिए। पेंटिंग बनाने में कितने का खर्चा हुआ? 500,000 रुपए का। पेंट वेंट और कपड़ा और कागज जो भी है लेकर के बना दिया, कितना खर्चा आ जाएगा? 500,000 रुपए का। पेंटिंग भी की 2 करोड़ रुपए की, तो उसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। आपको एक बीमारी है, कभी किसी ने काट खाया था तो बीमारी हो गई आपको, सिक्का इकट्ठा करने की, डाक टिकट इकट्ठा करने की, पुरानी चीजें इकट्ठा करने की। इकट्ठा करते करते होता है, बचपन में हर एक को कीड़ा काटता कभी ना कभी, अरे सिक्का बहुत बढ़िया, सिक्के इकट्ठे करने शुरू करे, डाक टिकट इकट्ठे करने शुरू करे। कईयों की बीमारी जल्दी खत्म हो जाती है, कईयों का शौक में कन्वर्ट हो जाता है। बीमारी तो नहीं बोलना चाहिए, बुरा मान जाएंगे जो जिनको शौक है, तो ये बीमारी नहीं, शौक में कन्वर्ट होगी। अब शौक है बहुत बढ़िया और इकट्ठा हो रहा है, पता चला 30-40 साल से इकट्ठा कर रहे हैं, अब वो 2 करोड़ रुपए में बिका, एक बहुत पुराना सिक्का हमें कहीं मिल गया था, तो उसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रीशियस स्टोन्स, इन सबको थोड़ी ना छोड़ेंगे, इसमें तो प्रॉफिट होगा। तो इसलिए पर्सनल मूवेबल एसेट को तो छोड़ दिया, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द असेसी और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम, छोड़ दिया। नोट क्या, फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन ज्वेलरी, ड्राइंग्स, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी वर्क ऑफ आर्ट विल नॉट बी टेकन एज पर्सनल मूवेबल, सो आर टेकन। मैंने यहाँ नोट डाल के अलग से इसलिए लिखा क्योंकि जो लैंग्वेज है उससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पता है क्या लैंग्वेज में क्या लिखा है? पर्सनल मूवेबल एसेट इंक्लूडिंग वेयरिंग अपैरेल एंड फर्नीचर, हेल्प फॉर पर्सनल यूज एक्सक्लूडिंग ज्वेलरी वगैरह। तो बच्चों को पता ही नहीं करता चलता क्या इंक्लूड करना क्या एक्सक्लूड, तो भैया नोट डाल दिया मैंने अलग से। इसका मतलब ये है ज्वेलरी, ड्राइंग्स वगैरह ये सब कैपिटल एसेट है, जो महंगी बिकेंगी जो भी चीजें हैं, और जो नॉर्मल चीजें हैं वो कैपिटल एसेट नहीं है। तो हमने स्टॉक हटा दिया, पर्सनल मूवेबल एसेट हटा दिया, लेकिन ज्वेलरी वगैरह नहीं हटाई। ठीक है जी। अब आपको पता है इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ पर एक इंडिया कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम 100% एग्जेम्प्ट। तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, तो एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड भी सब चीजें एग्जेम्प्ट है, जिसमें एक आता है कि आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, आपके पास जमीन है, वो जमीन आप बेचोगे कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड को डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट से ही हटा दिया। लेकिन रूरल एरिया का, अर्बन एरिया में आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो उसे नहीं हटाया, क्योंकि आप शहर में, अगर आप शहर के अंदर खेती थोड़ी ना करोगे, तो रूरल एरिया का एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट है ही नहीं। अर्बन एरिया का कैपिटल लैंड क्या है, एग्रीकल्चर लैंड क्या है, कैपिटल एसेट है। ठीक है।
अब ये रूरल एरिया क्या होता है, अर्बन एरिया होता है, इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो बताएगा भैया रूरल है या अर्बन है, फिर भी हम उसके बारे में एक बेसिक चीज देख लेंगे, वरना उसके अंदर बहुत कुछ है। म्यूनिसिपैलिटी के इतने किलोमीटर के अंदर इतनी पॉपुलेशन है, वो 8 किलोमीटर के अंदर 20,000 पॉपुलेशन, बहुत सारी चीजें। लेकिन ज्यादातर केस में क्वेश्चन में यही बताया जाता है रूरल या अर्बन एरिया, तो बहुत ज्यादा उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब जो नंबर 4, 5, 6 है, इस 4, 5, 6 नंबर के अंदर कोई इतनी टेंशन की चीज नहीं है, क्योंकि ये क्या है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बॉन्ड्स वगैरह इशू करती रहती है, और उस बॉन्ड्स में क्या रहता है कि भैया गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट कहती है कि ये वाले बॉन्ड खरीदो, इसे बेचने में प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल गेन ही नहीं मानेंगे हम, क्योंकि कैपिटल एसेट ही नहीं मान रहे इनको। तो लोग सोचेंगे इसे खरीदने का फायदा ही है, इसे बेचने पे प्रॉफिट हुआ तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स हमें देना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए भी लोग इसे ज्यादा खरीदेंगे। तो ये कौन से हैं, 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स, 7% गोल्ड बॉन्ड्स 1980, नेशनल डिफेंस बॉन्ड 1980 सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए थे, 91 में इशू करे थे, 99 में इशू करे थे, 2015 में इशू करे थे। बस ये गोल्ड टाइप के बॉन्ड लिखे होंगे तो इसको मतलब छोड़ना है उसको, बस ये बात ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, कैपिटल एसेट क्या क्या है, तो कैपिटल एसेट एंड अदर एसेट क्या है, हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है, कैपिटल एसेट। क्यों, आपको ये नहीं सोचना कि कैपिटल एसेट होती है या नहीं, आपको बस ये छोड़ना है ये स्टॉक तो नहीं है, पर्सनल मूवेबल एसेट तो नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड तो नहीं है, या बॉन्ड्स वगैरह तो नहीं, बस। तो क्या ये हाउस प्रॉपर्टी क्या स्टॉक है, क्या पर्सनल मूवेबल एसेट है, क्या एग्रीकल्चर लैंड है, तो कैपिटल एसेट है। शेयर्स कैपिटल एसेट है, ज्वेलरी कैपिटल एसेट, पेंटिंग, पर्सनल कार कैपिटल एसेट नहीं है, पर्सनल कार कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल मूवेबल एसेट हो गई। और देखो इसे बेचने पे लॉस ही होगा ज्यादातर केस में, भाई कार खरीदोगे पुरानी होगी बिकेगी, लॉस ही होगा, ठीक है ना। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो कैपिटल एसेट है, रूरल होता तो कैपिटल एसेट नहीं होता। हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय प्रॉपर्टी डीलर कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक इन ट्रेड है उसके लिए, और स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होती है। मोटर व्हीकल आप यूज करते हैं बिजनेस के लिए, तो पर्सनल मूवेबल एसेट को हटाया था, पर्सनल मूवेबल एसेट को हटाया था, बिजनेस की मूवेबल एसेट को नहीं हटाया, तो वो हमारी कैपिटल एसेट हो जाएगी। कंप्यूटर कैपिटल एसेट हो जाएगा। ज्वेलरी, ज्वेलर के पास है तो स्टॉक है, इसीलिए वो कैपिटल एसेट नहीं है। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमने कैपिटल एसेट पढ़ी, और दूसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ट्रांसफर, क्योंकि वहां पर चार्जिंग सेक्शन जो था सेक्शन 45 सब सेक्शन 1, वहां लिखा था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट क्या होती है वो हमने देख लिया, अब ट्रांसफर का क्या मतलब है वो देख लेते हैं। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 कहता है डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। देखो ये हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूं। अगर हम ये बोलेंगे कि सेल करने के ऊपर, असेट को सेल करने पे जो प्रॉफिट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, असेट को सेल करा उस पर जो प्रॉफिट हुआ वो हम टैक्सेबल करेंगे। तो सेल करना बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटा दायरा है ना। मान लिया किसी चीज का एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो सेल तो हुई नहीं, फिर तो उस पर कैपिटल गेन नहीं निकलना चाहिए, है ना। लेकिन यहां कैपिटल गेन हम निकालेंगे। एक्सचेंज कर लिया आपने एक असेट देकर दूसरी असेट ले ली, आपने असेट देकर शेयर ले लिए, तो आपने क्या करा, आपने कहा कि भैया अगर हम बेचेंगे तो बेचने पे तो कैपिटल गेन लगेगा, हम असेट को एक्सचेंज कर लेते, कैपिटल गेन देने से बच जाएंगे। तो इसीलिए हमें सेल से दायरा बहुत बढ़ाना पड़ेगा, रेंज बहुत बढ़ानी पड़ेगी। तो रेंज को बढ़ाने के लिए क्या करा, रेंज को बढ़ाने के लिए ट्रांसफर के मीनिंग में बहुत कुछ इंक्लूड कर लिया। और ये मानकर चलो आपके पास से किसी भी तरीके से एसेट जा रही है तो ट्रांसफर ही है। आप उसमें आग लगा दो, उसे चोरी करा दो, उसे छोड़ दो, फेंक दो, सब कुछ ट्रांसफर के मीनिंग में आ जाएगा, ऐसा मानकर चलो।
तो अगर ये एग्जाम में आ गया ट्रांसफर का डेफिनेशन लिखो तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके मन में ये नहीं भी है, पता नहीं, आपको याद नहीं ट्रांसफर में क्या है, मानो किसी भी तरीके से एसेट जा रही है तो ट्रांसफर ही है भैया। तो क्या है ट्रांसफर में? इंक्लूड्स, ये भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यहाँ एक्सक्लूडिंग नहीं है, ये इंक्लूडिंग है, क्योंकि इन्होंने 5-7 आइटम है, 6 आइटम है, इन सबको इंक्लूड कर दिया और इसमें सब कुछ आ गया। क्या? सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ असेट, मतलब सेल कर दो, एक्सचेंज कर दो। रिलिंक्विशमेंट होता है एक तरीके से किसी चीज को छोड़ देना। एक्सटिंग्विशमेंट और रिलिंक्विशमेंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसका मतलब होता है आपने अपना किसी से कहा कि भाई चलो हम इसे यूज नहीं करेंगे, किसी से कहा मैं इसमें अपना हिस्सा छोड़ रहा हूं, किसी भी तरीके से आप अपने एसेट से दूर हो रहे हैं, उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, नहीं, वो सब क्या है? कंपल्सरी एक्विजिशन। अब एक बताओ, आपके पास एक जमीन है, गवर्नमेंट है ना, रोड बना रही है, आप रोड पर तो जाते ही हैं। जब रोड पर जाते हैं तो रोड पर चलते चलते ऐसा आता है किसी का घर आ गया, आपने बेल बजाई, उसने दरवाजा खोला, गाड़ी निकाल कर लेकर जा रहे हैं घर के अंदर से, ऐसा थोड़ी ना होता है। रोड पर तो कुछ भी नहीं होता, रोड पर तो रोड होती है, रोड के बीच में तो कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे क्या हो गया कि कुछ भी नहीं था वहां? आप देखें दोनों तरफ खेत भी होते हैं, दोनों तरफ बिल्डिंग्स भी होती हैं, घर भी होते हैं, रोड पर हम जा रहे होते हैं। तो जब भी कोई नई रोड बनती है तो उस समय क्या होता है? क्या खाली रोड हमें मिलती है हर जगह? नहीं, वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर करती है। अब गवर्नमेंट एयरपोर्ट बना रही है, तो एयरपोर्ट बना रही है तो जिस जगह एयरपोर्ट बना रही है वहां कुछ भी नहीं है क्या? मेट्रो बना रही है क्या, वहां कुछ नहीं है क्या? रेलवे लाइन बिछ रही है क्या, कुछ नहीं है? सब कुछ है। तो क्या करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट आएगी आपसे कहेगी हाँ जी ये घर आपका है, अब आपका नहीं है, क्योंकि हम रोड बना रहे हैं और आपका घर रोड के बीच में आ रहा है, लो पैसे और निकलो यहां से। आप ये नहीं सकते आज जी हमारा घर हम तो नहीं बेच रहे। कंपलसरी एक्वायर करती है गवर्नमेंट, बोलती है कि आपको घर छोड़ना है, हमने ले लिया, वो आपसे पूछती नहीं है, आपको बताती है। तो गवर्नमेंट ने आपसे कहा ये लो पैसे निकलो यहां से, तो वो क्या है? वो भी ट्रांसफर है। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, आपने अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, वो कन्वर्जन भी क्या है? ट्रांसफर है। उस कन्वर्जन पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। मैच्योरिटी ऑफ और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होता है? आपने बॉन्ड खरीदे, आपको ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बॉन्ड आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, जब मैच्योरिटी डेट आएगी तब आपको इंटरेस्ट मिलेगा एक साथ। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 800 रुपए का बॉन्ड खरीदा और इसके बदले में 1500 रुपए मिल गए 5 साल बाद। अब आपने कहा कि भैया 5 साल बाद मुझे 1500 रुपए मिले हैं 800 रुपए के, तो ये मैच्योरिटी है, ये तो इंटरेस्ट मिला है मुझे, ये थोड़ी ना कैपिटल गेन हुआ ना जी ना। इन्होंने 5th पॉइंट में बोल दिया जी ये कैपिटल गेन है, आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई ना, तो हम कैपिटल गेन मानेंगे। ट्रांजैक्शन ऑफ अलाउइंग द पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज रिफर टू सेक्शन 53A फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अब ये क्या बवाल है जी? इसका मतलब सिंपल सा है, आपने अपना घर बेचा, पैसा ले लिया, चाबी दे दी, रजिस्ट्री अपने नाम से ट्रांसफर नहीं कराई। बस क्या होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक रजिस्ट्री की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन रजिस्ट्री में ना बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अगर 50 लाख का घर है तो उसमें 5-7%, 3% रजिस्ट्री के भी अच्छे खासे चार्जेस होते हैं, 3-4-5 लाख रुपए रजिस्ट्री के चार्जेस लग जाएंगे। तो जान पहचान है तो उससे लिखवा लिया, उससे कहा यार मैं अभी नहीं करा रहा रजिस्ट्री, कोई बात। तो आपने एक एसेट बेच दी, अपना घर बेच दिया, जिसको बेचा उसने घर की चाबी दे दी उसको, वो रहने लग गया, उसने आपको पैसा दे दिया, बस अभी रजिस्ट्री उसके नाम नहीं हुई। तो ये पार्ट परफॉर्मेंस हुआ ना, अभी कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट नहीं हुआ। अब वो कहेगा जी अभी तो रजिस्ट्री नहीं हुई, अभी ट्रांसफर थोड़ी ना है। उन्होंने कहा ना जी ना, ट्रांसफर, हम इसे ट्रांसफर मानेंगे, कैपिटल गेन लगाएंगे। तो ये सारी चीजें थी कि क्या होता है ट्रांसफर। हमने बात करी थी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो यहां पर ये लिखा गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर। तो जिस टाइप की एसेट को ट्रांसफर करेंगे उस टाइप का
कैपिटल गेन होगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ये क्या होती हैं? तो इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन विल बी शॉर्ट टर्म। अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब हमें ये समझना जरूरी है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या है, तभी हम पता लगा पाएंगे कि कैपिटल गेन क्या है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब है कैपिटल एसेट एसएससी के पास में 36 मंथ से ज्यादा ना हो, 36 मंथ से ज्यादा ना हो। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, केवल 36 मंथ की बात नहीं है, 3 साल की बात नहीं है। हाउएवर इन द फॉलोइंग केसेस इस पीरियड को 12 मंथ से ले लेंगे, मतलब 12 महीने ले लेंगे 36 महीने की जगह। और इसके अलावा कुछ के लिए हम 24 महीने भी लेंगे। तो वो क्या है इसको समझते हैं। पहले एक हम लोग टेबल देखते हैं, उसके बाद एक एक चीज दोबारा देखेंगे, टेबल फिर दोबारा आकर देख लें क्या है। तो सबसे पहले हमने ये देखा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है जो 3 साल से कम पीरियड के लिए है, तो हम क्या कह सकते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है जो 3 साल से ज्यादा के लिए। कुछ एक्सेप्शन है कि हम 12 महीने तक की एसेट को शॉर्ट टर्म मानेंगे, 12 महीने से ऊपर को लॉन्ग टर्म। तो वो क्या है पहले उसे देखते हैं, क्योंकि 3 साल में तो बची हुई सारी आइटम आ जाएंगी, हजारों लाखों चीजें आ जाएंगी। तो जो 2-4 चीजें उन्हें समझते हैं पहले। तो क्या है भैया, ध्यान से देखो। फर्स्ट प्रोविजो, प्रोविजो का मतलब एक तरीके से एक्सेप्शन होता है। तो प्रोविजो क्या कहता है? 36 महीने तक की एसेट शॉर्ट टर्म है, 36 महीने से ऊपर की लॉन्ग टर्म है। इसका एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है? फॉलोइंग एसेट शैल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आफ्टर 12 मंथ्स। 12 महीने के बाद ये क्या हो जाएंगी? लॉन्ग टर्म। ये क्या है? अब आप बताओ, मार्केट में शेयर मार्केट बहुत वोलेटाइल होती है, बहुत चेंजेस होती है, जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं। तो शेयर मार्केट में हमने ये कहा जो शेयर मार्केट में आइटम है वो चेंजेस होती हैं जल्दी से, तो वो 1 साल के बाद ही लॉन्ग टर्म हो जाएगी, क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा तेजी से चेंज होती है। तो यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। अब ये म्यूचुअल फंड क्या होता है कई बच्चों को पता नहीं होता है। तो म्यूचुअल फंड का मतलब एक तरीके से ये है कि आपका मन कर रहा है शेयर मार्केट में पैसा लगाने का, ठीक है, आपका मन कर रहा है, आपके जैसे और हजारों लाखों लोग हैं, इन सबका शेयर मार्केट में पैसा लगाने का मन कर रहा है, लेकिन शेयर मार्केट की नॉलेज है जीरो। तो शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं? लगा भी दिया कि कहीं आपने न्यूज चैनल देख लिया, वहां कह रहे जी इस शेयर में पैसा लगाओ, आपने लगा दिया, लॉस हो गया। तो इन सब से बचने के लिए अगर आपका काम कुछ और है, या तो 24 घंटे शेयर मार्केट को ध्यान में रखो, सारे काम धंधे छोड़ दो, तो भी आपको नॉलेज बहुत कम होगी। तो आपके लिए, हमारे लिए सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड। क्या नाम है? म्यूचुअल फंड। इसका मतलब क्या? हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों के पास पैसा है, ये शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, तो ये सब हजारों लाखों लोग इस म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा देंगे। तो इनके पास मान लिया 100 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। अब ये शेयर खरीदेंगे और बेचेंगे, जमीनें लगेगा इस कंपनी, क्योंकि यहाँ जो शेयर खरीदने बेचने का काम करेंगे ये एक्सपर्ट है, इनको शेयर मार्केट की नॉलेज है, इन्हें पता है कब शेयर का प्राइस बढ़ने की उम्मीद है, कब कम होने की उम्मीद है, कौन सी कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ने की उम्मीद है, किसका कम होने की उम्मीद है। ये बहुत अच्छे से हमारे फंड को लगाएंगे, मैनेज करेंगे, बदले में इन्हें क्या मिलेगा? इन्हें कमीशन वगैरह मिल जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए लॉन्ग रन के लिए। SIP का नाम सुना होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कटते रहेंगे, पैसा जमा होता रहेगा, तो रिस्क कम होगा। तो इक्विटी शेयर में पैसा लगाने के लिए म्यूचुअल फंड को आपने पैसा दिया, उन्होंने आपकी तरफ से पैसा लगा दिया, तो म्यूचुअल फंड के एक हिस्से को यूनिट बोलते हैं। जैसे आप दूध खरीदते हो 1 लीटर, घी खरीदा लीटर या किलोग्राम बोल दिया, दाल खरीदी किलोग्राम, कपड़ा खरीदा मीटर, म्यूचुअल फंड खरीदा यूनिट। यूनिट के हिसाब से, फ्रैक्शन में भी यूनिट मिल सकती है, लेकिन यूनिट चलती है इसमें। तो अगर आपके पास यूनिट है ऐसे म्यूचुअल फंड की जो इक्विटी शेयर में इन्वेस्टेड है, उसका पैसा भी बहुत तेजी से चेंज होगा, क्योंकि इक्विटी शेयर में पैसा लगा तो 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म।
लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज। असल में क्या लिस्टेड का मतलब शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो इनकी वैल्यू ट्रेडिंग होती है, लोग खरीदते बेचते हैं रोजाना, तो इनकी बहुत ज्यादा जल्दी चेंजेस होती हैं वैल्यूज, तो इसीलिए लिस्टेड तो सारी की सारी एक साल में ही आ गई। जीरो कूपन बॉन्ड्स भी और यूनिट्स ऑफ यूटीआई भी, सब एक तरीके से पूरा शेयर मार्केट उठाकर डाल दिया और लिस्टेड सिक्योरिटीज डाल दी। अब हम थर्ड प्रोविजन पढ़ते हैं जहां पर लिखा है कि 24 महीने के बाद में, 2 साल के बाद में इन्हें हम लॉन्ग टर्म मानेंगे। उसमें क्या है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स अनलिस्टेड या नॉन लिस्टेड, शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, मतलब आप उसकी ट्रेडिंग फ्रीली नहीं कर सकते, तो उनको एक की बजाय 2 साल का टाइम दिया। 2 साल के बाद उनकी वैल्यू भी चेंज तो होंगी अर्निंग के बिहाफ पर, लेकिन वो इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होंगी, तो 2 साल के बाद वो क्या हो जाएंगी, लॉन्ग टर्म। अब एक ये बहुत पहले से नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले क्या हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग को भी कहा गया 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म है, क्योंकि हमने देखा कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़नी शुरू हो गई थी। काफी, अगर आप देखें आज से 15-20 साल 30 साल पहले जो मकान 5 लाख 10 लाख का आता था वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ का हो गया, तो बहुत तेजी से चेंजेस हुई वैल्यू। तो इन्होंने पहले 3 साल का टाइम था, फिर इसको भी 2 साल में डाल दिया कि 2 साल के बाद लैंड एंड बिल्डिंग भी क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म। बाकी बची सारी चीजें जो आपने नहीं पढ़ी वो सब क्या है, 3 साल का। तो हजारों लाखों चीजें जो बच गई सब क्या है, 3 साल। अब इसमें फिर भी क्या है, म्यूचुअल फंड लिस्टेड और नॉट लिस्टेड, अगर इक्विटी ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड हम पहले ही देख चुके। नॉन लिस्टेड डिवेंचर, क्यों, क्योंकि लिस्टेड डिवेंचर हम 12 महीने वाले में देख चुके हैं। अनलिस्टेड बॉन्ड्स, क्योंकि लिस्टेड हम 12 महीने में देख चुके हैं। नॉन लिस्टेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि हम 12 महीने में देख चुके हैं। अदर असेट, सारी की सारी अदर असेट के लिए टाइम पीरियड क्या है, 3 साल का। तो हमें याद रखना है कि क्या टाइम पीरियड है, इस हिसाब से देखें। अब हम जो पढ़ रहे थे कि भैया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का मतलब है, शॉर्ट टर्म का मतलब है 3 साल, 3 साल होते ही 3 साल तक क्या है शॉर्ट टर्म, 3 साल से ऊपर होते ही लॉन्ग टर्म। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है, क्या रखा है, 12 महीने लेंगे कब, शेयर से लिस्टेड, ये हमने पढ़ लिया। यूनिट्स ऑफ यूटीआई देख लिया, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जीरो कूपन बॉन्ड देख लिया, है ना, और एनी अदर सिक्योरिटी लिस्टेड हमने देख लिया। और एक अमेंडमेंट आई थी जो मैंने बताया कि लैंड एंड बिल्डिंग को भी 2 साल के बाद का टाइम पीरियड ले लिया। तो टू डिटरमाइन वेदर द एसेट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, वी नीड टू कैलकुलेट पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट फ्रॉम द डेट व्हेन एसेट वाज एक्वायर्ड एंड एट ऑन द डेट प्रीसीडिंग द डेट व्हेन एसेट वाज ट्रांसफर। जब आज हमने एसेट बेच दी तो आज उसके ओनर है ही नहीं, कल तक की डेट तक वो हमारे पास एसेट थी। एसेट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इज बेस्ड ऑन द 12 मंथ, 24 और 36 मंथ। तो उसके लिए हमने ये टेबल देखा, इसे बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में ये पता लगाना पड़ेगा ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, हर क्वेश्चन में पता लगाना पड़ेगा, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए बच्चों देखते हैं कि कैपिटल गेन कैसे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कैसे रहेगा। तो सेक्शन 48 हमें बताता है कि कैपिटल गेन कैसे निकालना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पर होता है, उसके लिए हमने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट वीडियो अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा है कि उसमें ये लिखा है कि भैया हमें ये देखना है 1 साल के अंदर अंदर जो हमारी कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म रहती है 1 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म हो जाती है। तो ऐसी एसेट जो है वो कौन सी है, ऐसी है हमारे पास लिस्टेड सिक्योरिटीज, और दूसरे नंबर पर है हमारे पास जो 2 साल का टाइम पीरियड है, और 2 साल का टाइम पीरियड किनका है, नॉन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, नॉन लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स और लैंड एंड बिल्डिंग और बहुत, बाकी सबके लिए 3 साल का टाइम है। तो अगर ये इस पीरियड से ज्यादा नहीं रहती हैं तो ये शॉर्ट टर्म रहेगी, और शॉर्ट टर्म रहेंगी तो सेक्शन 48 में हम कैसे कैपिटल गेन निकालेंगे, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो बच्चों इसमें हमें सबसे पहले सेल कंसिडरेशन लिखना है, जिसे हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भी बोल देते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन।
इसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, जो भी एसेट हमने ट्रांसफर की है, जो एसेट बेची है उसके ऊपर जो भी एक्सपेंस हुए वो माइनस होंगे। डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड विल नॉट बी अलाउड। अगर आपने शेयर्स बेचे हैं तो शेयर बेचने पर हमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है, वो अलाउ नहीं होगा। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर लेस करने के बाद जो आएगा उसे हम नेट सेल कंसिडरेशन बोलेंगे। इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में हमने एसेट खरीदी थी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस होगी। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर हमने उस पर और इम्प्रूव करने के लिए कोई खर्चा किया है तो वो भी लेस होगा। जैसे कि हमने एक मकान खरीदा, ग्राउंड फ्लोर है, हमने इस पे और फर्स्ट फ्लोर बना लिया, रूम बना लिए, तो वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये लेस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। और कुछ एग्जाम्पशंस है जो चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे, तो हमारे पास टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचने पर। तो अगर हमारी एसेट शॉर्ट टर्म है तो उसको सेल करने पर जो कैपिटल गेन निकलेगा वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना होता है कि कब खरीदी और कब बेची। उस टाइम पीरियड का जो गैप होगा उसे हम देखेंगे कि क्या है वो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। सेल कंसिडरेशन रिफर टू अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एसेट, मतलब सेलिंग प्राइस या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, दीस सेल एक्सपेंसेस कैन बी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कमीशन एंड लीगल एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या आएगा, जो एसेट को एक्वायर करने की कॉस्ट है, इंक्लूडिंग ब्रोकरेज वगैरह, वो भी सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। चलिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। मिस्टर एक्स ने हाउस खरीदा था 1/10/2021 में, 16 लाख रुपीस का ब्रोकरेज दिया था, उसने सेल कर दिया, ब्रोकरेज दिया, हमें कैपिटल गेन निकालना असेसमेंट ईयर 2023-24, मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 के। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिए कि आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, मैं हर क्वेश्चन में शायद ना डालूं, इसमें आपको बता रहा हूं कैसे हेडिंग डालेंगे आप। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। सबसे पहले हम पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे कि एसेट हमारे पास कितने समय तक थी। पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो एसेट हमारे पास 1/10/21 से लेकर, हमने जो सेल आउट किया 1 फेब को करा है, तो हम 1 फेब 23 भी लिख सकते हैं। ये ठीक है, हर जगह ये लिखा होता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि ये हमारे पास एसेट 31 जनवरी तक रही थी। ठीक है, तो ये हमारा एक्यूरेट तरीका है, सही तरीका है पीरियड ऑफ होल्डिंग लिखने का। बाकी अगर आप 1 फेब भी लिख देंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अगर मैं किसी क्वेश्चन में ऐसे 1 फेब भी लिख दूं तो आप ये मत कहना हमें तो बोला है और ऐसा किया है। तो ये हमारे पास लेस देन 2 ईयर्स है, और अगर हमारे पास 2 साल से कम रहता है टाइम पीरियड हाउस प्रॉपर्टी के लिए, तो वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाता है। तो ये हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो गई। इसके बाद हम सेल्स कंसिडरेशन लिखते हैं, जिसे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भी बोल सकते हैं हम। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या सेल्स कंसिडरेशन, क्योंकि हमेशा सेल हम नहीं करते हैं, तो हमने इसे 27 लाख रुपीस में सेल आउट किया है। इसमें से लेस करते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, जो हमने ट्रांसफर करने में एक्सपेंस किए हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस इसलिए नहीं लिख रहे हैं और सेल प्राइस इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमेशा सेल नहीं करते और बहुत सारे तरीके से एसेट ट्रांसफर होती है। तो हमारा एक्सपेंस जो हुआ है वो ब्रोकरेज है, और ब्रोकरेज हमने 1.5% की दी है। तो 27 लाख का 1.5% होता है 40,500। ये 27 लाख का 1.5% है 40,500। तो नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा हमारे पास। इसमें से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते हैं, तो ये हमने खरीदा था 16 लाख रुपए में, 16 लाख प्लस उस पर 2% की ब्रोकरेज थी, तो जो ब्रोकरेज इंक्लूड करके कॉस्ट आती है वही लिखते हैं हम, 16,32,000, और हम इसको बोल देंगे 10,27,500 जो आएगा, इसे हम बोल देंगे शॉर्ट टर्म
कैपिटल गेन। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया हमारे पास 10,27,500। तो इस मेथड से हमें क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मिस्टर एक्स ने एक गोल्ड खरीदा है और जो गोल्ड इन्होंने खरीदा है ये है 1/1/2021 को, ये डेट ऑफ एक्विजिशन है, और इन्होंने सेल किया है 1/1/2023 को। गोल्ड हमारा बीच वाली कैटेगरी में आता है जहाँ 3 साल से ज़्यादा होने पर हमारा लॉन्ग टर्म होता है, तो 3 साल से पहले हमने सेल आउट कर दिया, इसलिए ये शॉर्ट टर्म है। ठीक है, तो वही हेडिंग उसी टाइप से आएगी, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर जो हमने सेल आउट किया है 1/1/23 मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24 में। पीरियड ऑफ होल्डिंग देखते हैं तो 1/1/21 से लेकर असेट हमारे पास 31 दिसंबर 22 तक रही, तो लेस देन 3 years, तो इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो सेक्शन 48 के हिसाब से ही हम कैपिटल गेन निकालेंगे। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेलिंग प्राइस जो है हमारा गोल्ड का, ये गोल्ड हमने 10 लाख में सेल आउट किया है, तो हम इसका सेलिंग प्राइस लिख देते हैं 10 लाख। इसमें से लेस करते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, तो यहाँ लिखा है कि हमने आधा 1% है 10,000, तो नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा हमारा 9,90,000। इसमें से लेस करते हैं हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो 7 लाख रुपीस में हमने इसे खरीदा था, तो हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 2,90,000। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना। हमें सेलिंग प्राइस, एक्सपेंसेस और कॉस्ट को, और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी नहीं थी, अगर वो भी होगी तो उसे भी हम कंपेयर करते हैं, लेस करते हैं सेलिंग प्राइस में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हम माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जगह जगह बार बार यूज होगा, हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करना होता है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता क्या है? तो ये सेक्शन 55 में बता रखा है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब है जो आपने एक्चुअल में खर्चा किया उस एसेट को एक्वायर करने में, उस एसेट को खरीदने में, एक्वायर करने में जो खर्चा किया वो सब क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर एसेट 1/4/2001 से पहले की है, अगर कॉस्ट 1/4/2001 से पहले की है, तो हमें असल में क्या है, अभी हमने सीखा नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं आपको हल्का सा उसके बारे में बता देता हूं कि हमें, मैंने बताया था ना लॉन्ग टर्म के केस में हम इंडेक्सेशन करते हैं, तो इंडेक्सेशन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ईयर के डिफरेंट इंडेक्स नंबर दिए हुए होते हैं। तो कोई एसेट तो हमारे पास 50 साल पुरानी हो सकती है, कोई एसेट 100 साल पुरानी हो सकती है, तो इंडेक्स नंबर कब तक चलाएंगे? तो पहले ये 1981 1 अप्रैल 1981 चलता था बेस ईयर, उस दिन से इंडेक्स नंबर आते थे। फिर 30 साल बाद उसको पुराने को खत्म कर दिया और नया इंडेक्स नंबर बेस लिया 1 अप्रैल 2001 से, उसे 100 इंडेक्स नंबर लिया कि जो 2001 अप्रैल को जो एसेट की वैल्यू है वो 100 रुपए के इक्वल है, तो उसे अब हर साल बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे हमारा ईयर आता रहेगा। जैसे हमारा अब जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है वो है 2021-22, तो 2021-22 प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर 317 है। इसका मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए में कोई चीज खरीदी थी 2001 में, तो आज वो 3,17,000 की होगी। तो ये इंडेक्स नंबर शुरुआत कब से हो रही है? 2001 से, 1 अप्रैल 2001 से 100। उससे पुरानी वाली एसेट का क्या करें? तो कोई 50 साल पुरानी है, कोई 100 साल पुरानी है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि हम कब कब का हिसाब लगाते रहेंगे। तो हमने कहा भैया अब एक बात था, 1980 की एसेट है, आपने 40,000 में खरीदी,
लेकिन हमने कहा भैया हम तो इंडेक्स 100 ही लेंगे। आपने कहा अरे वैल्यू 1980 की ले रहे हो, इंडेक्स 2001 का ले रहे हो, ये तो नाइंसाफी है। हमने कहा कोई बात नहीं, नाइंसाफी दूर कर देते हैं। आप क्या करो 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, आपकी इच्छा है। आप चाहो तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, चाहो तो मत लो, आपकी इच्छा है। तो अगर उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख है तो आप क्या करोगे, 2 लाख लोगे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ज्यादा होने से प्रॉफिट कम निकलेगा, प्रॉफिट कम निकलने से टैक्स कम देना पड़ेगा आपको। तो आप तो टैक्स कम ही देना चाहते हो, ज्यादा थोड़ी ना देना चाहते हो। तो आप चाहोगे हमारा सेलिंग प्राइस कम से कम दिखाई दे, बिके तो असेट ज्यादा से ज्यादा में लेकिन दिखाई कम दे, और हम असेट को खरीदे तो कम से कम लेकिन दिखाई ज्यादा दे कॉस्ट, ताकि हमारा टैक्स कम निकले। तो 40 में खरीदी, 2 लाख का ऑप्शन है तो 2 लाख का ऑप्शन ले लेंगे हम। लेकिन अगर ये 4 लाख में खरीदी, किसी वजह से इस असेट की वैल्यू 2 लाख रह गई, तो उन्होंने कहा आपके पास ऑप्शन है, तो हम भैया ऑप्शन यही ठीक है, 4 लाख ठीक है। तो हमने क्या बोला, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 जो भी ज्यादा हो वो ले लो आप, है ना। तो ये आपकी इच्छा है, तो लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, जो ज्यादा है वो ले लो। जो लैंग्वेज है लॉ की वो ये है, एट द ऑप्शन ऑफ एसएससी यू कैन टेक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू। हम कह रहे हैं भैया जो ज्यादा हुआ है ना, क्योंकि वही लेंगे ना, अब ज्यादा है जो। तो अगर एसेट 1/4/2001 से पुरानी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एसएससी फॉर एक्वायरिंग एसेट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 जो भी ज्यादा हो। ठीक है। इफ द एसेट हैज बीन एक्वायर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2001 ऑनवर्ड, उसके बाद में खरीदी है, तो फिर तो भैया कॉस्ट ही लेंगे, फिर थोड़ी ना लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू, फिर थोड़ी ना कंपैरिजन करेंगे उसके बाद किया, तो उसका इंडेक्स नंबर हमें पता है। इन केस आपके पास शेयर्स वगैरह हैं तो भी कॉस्ट ही लेंगे, ये तो ना भी लिखा हो तो भी हमें पता है। बोनस शेयर भी लेंगे। अब बोनस शेयर किसे कहते हैं? बोनस शेयर का मतलब फ्री में मिलते हैं, उसकी कॉस्ट 0, तो 0 लेंगे, कॉस्ट नील। अगर 2001 से पुराने बोनस शेयर है तो 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू लेने का तो ऑप्शन है, तो वहां पर ऑप्शन है। अगर बोनस शेयर है तो उसकी कॉस्ट क्या है, नील। लेकिन अगर बोनस शेयर 1/4/2001 से पुराने हैं तो हम फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 का ले सकते हैं। राइट शेयर सुना है आपने? राइट शेयर्स, राइट शेयर होता है, मान लिया मेरे पास किसी कंपनी के शेयर है, मान लिया रिलायंस के शेयर है मेरे पास, रिलायंस कंपनी का नाम सुना होगा, उसके शेयर है। अब अंबानी साहब ने नए शेयर इशू करे, तो पब्लिक को इशू करने से पहले मेरा राइट है, पहले कंपनी मेरे से कहे कि आप खरीद लो, मेरा राइट है। कंपनी ने कहा आप ले लो, मैंने कहा ठीक है जी। जब कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो मार्केट प्राइस से सस्ते में इशू करती है। अगर मार्केट प्राइस या उससे ज्यादा में इशू करेगी तो उनसे कौन खरीदेगा? शेयर मार्केट से नहीं खरीद लेंगे। तो शेयर मार्केट में 2000 का है तो पता चला 1500 में दे रही है, 1000 में दे रही है, मेरा राइट है, मुझे मिलना चाहिए। तो कंपनी ने कहा 2000 का शेयर 1500 में ले लो। तो अब 1500 में मैं शेयर लेना चाहता हूं, मेरे पास 1 लाख शेयर है, मैं करोड़पति इंसान हूं, 1 लाख शेयर है। कंपनी ने कहा 1 लाख के बदले में आप 1 लाख नए शेयर ले सकते हो चाहो तो। मेरे पे पैसा नहीं है इतना, मैंने आपसे कहा कि 2000 वाला शेयर 1500 में मिल रहा है, ले लो। आपने कहा हमारे पास तो राइट ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिलायंस के शेयर ही नहीं है, मेरे पास राइट ही नहीं, हम कैसे खरीदे? मैंने कहा मेरे पास राइट है, मैं लिखकर आपको दे देता हूं, आप खरीद लो। ऐसा हो जाता है? हो जाता है। मैंने आपसे कहा 2000 का शेयर कितने में मिल रहा है? 1500 में, है ना, आप खरीद लो। आपको कितना फायदा होगा? 500 रुपए पर शेयर, 400 रुपए मुझे दे दो, 100 रुपए का तुम बैठे बैठा फायदा ले लो। तो ये मैंने राइट बेच दिया। जो राइट बेचा इसकी कॉस्ट क्या है? ये कैपिटल गेन निकलेगा इस पे भी, 400 रुपए पर शेयर के हिसाब से सेल ऑफ राइट, इसकी कॉस्ट कह रहे कॉस्ट नील लो भैया। इस राइट के लिए थोड़ी ना खर्चा किया तुमने कोई, राइट शेयर को खरीदा है तो खर्चा किया, राइट के लिए थोड़ी ना। राइट है, मेरा राइट है, मेरे पास 5 साल से शेयर है, मेरा राइट है, लेकिन मैंने इसके लिए खर्चा नहीं किया।
अगर आपने मेरे से राइट खरीदा है, अगर आप कौन है, आप मेरे फ्रेंड है और आपने मेरे से राइट खरीदा है जो 400 में 1500 कंपनी को दी, तो आपकी कॉस्ट 1900 हो गई, वो लिखा है। अगर आपने किसी से राइट खरीदा है तो जो राइट खरीदने में पैसा और जो कंपनी को पैसा दिया मिलाकर आपकी कॉस्ट हो जाएगी। अभी हम आगे भी ये सब चीजें दोबारा पढ़ेंगे, जब ये क्वेश्चंस आएंगे ना, दोबारा से मैंने थ्योरी में दिया, दोबारा समझाऊंगा वहां, क्योंकि अभी मैंने बताया, अभी इतना समझ में नहीं आएगा, साथ साथ न्यूमेरिकल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ तो ये है कि पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक इंट्रोडक्शन आ गया आपके पास। सेल्फ एक्वायर्ड एसेट, इसे बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड एसेट। अब ये क्या चीज होती है? सेल्फ जनरेटेड एसेट होती है जैसे गुडविल, हम मेहनत कर रहे हैं और अपने आप से गुडविल हो गई हमारे बिजनेस की। अब हम अपने बिजनेस की गुडविल को बेच रहे हैं, पैसा मिल रहा है। अब इसकी कॉस्ट क्या लें? किसी को पेमेंट करके खरीदी तो है नहीं, खरीदी है नहीं, सेल्फ जनरेटेड है। तो पहले क्या करते थे लोग, कहते थे जी सेल्फ जनरेटेड है, हमारे खून पसीने की कमाई है, इसको हम निकाल ही नहीं सकते, हमने कितने पैसे खर्च करे, मेहनत, हमारी इतनी मेहनत है जिसके कैलकुलेशन रुपए में नहीं हो सकते। तो लोगों ने कहा कि आप इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल ही नहीं सकते, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकाल ही नहीं सकते, तो इसका कैपिटल गेन निकाल ही नहीं सकते, इसलिए कैपिटल गेन नहीं निकलेगा, टैक्स हम नहीं देंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा ओके, उन्होंने लिख दिया इसकी कॉस्ट 0 लेंगे आप। अब निकलेगा ना कैपिटल गेन। आप आपने गुडविल बेची 5 करोड़ में, कॉस्ट 0, पूरा 5 करोड़ पर टैक्स। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? नील। गुडविल है बिजनेस का, यहां गुडविल ऑफ बिजनेस क्यों लिखा है? देखो, बिजनेस की गुडविल बेची जा सकती है, प्रोफेशन की गुडविल नहीं बेची जा सकती। कैसे? एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब का नाम है मिस्टर रमेश प्रसाद, और उन्होंने एक क्लिनिक खोल रखा है। हॉस्पिटल अलग चीज है, वो बिजनेस है, क्योंकि हॉस्पिटल में जाते हैं आप, किसी एक डॉक्टर के पास नहीं जाते, हॉस्पिटल के नाम से जाते हैं। एक रमेश प्रसाद डॉक्टर साहब हैं, उनका पर्सनल प्रैक्टिस है, उनके पास अकेले वो डॉक्टर बैठते हैं, लोग इलाज के लिए आते हैं, काम बहुत बढ़िया चल रहा है। एक और डॉक्टर है, ठीक है, एक और डॉक्टर है मनोज, मनोज ने पूछा रमेश प्रसाद से, तुम्हारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, लो 1 करोड़ रुपए, तुम जाओ, मैं यहाँ काम चलाऊंगा। ठीक है, रमेश प्रसाद जी छोड़कर जाएंगे, जहां जाएंगे उनके कस्म वहीं पहुंच जाएंगे क्लाइंट। तो वो जगह या बिजनेस की काम नहीं, प्रोफेशनल में क्या होता है, गुडविल प्रोफेशनल के साथ साथ चलती है, क्योंकि जो उनके कस्टमर होते हैं, क्लाइंट होते हैं, वो प्रोफेशनल की वजह से आ रहे हैं। जो प्रोफेशनल होता है उसकी अपनी कुछ स्किल होती है, कुछ नॉलेज होती है। टीचर, डॉक्टर, लॉयर्स, सब उनके पास जाते हैं उनकी काबिलियत की वजह से, उनकी पर्सनल नॉलेज। बिजनेस की तो उसे बेचा ही नहीं जा सकता। तो गुडविल ऑफ प्रोफेशन कैन नॉट बी सोल्ड। बिजनेस की तो बिक सकती है, गुडविल प्रोफेशन की बिक ही नहीं सकती, इसलिए उसे नहीं लिया यहाँ। राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, आपने सोचा पढ़ लिख लिए, जॉब लग नहीं रही, बीच में 2-4 साल में पहले बहुत हुआ था, पकोड़े बना लो भैया, पकोड़े का काम कर लो, पकोड़े बेच दो। आप गए मार्केट में और आपने देखा गोलगप्पे खाए, 20 रुपए के 4 गोलगप्पे दिए उसने, आपने कैलकुलेशन करी, हमने कहा कि 20 रुपए के 4 एक गोलगप्पा इसने 5 रुपए का बेचा, और आपने हिसाब लगाया दिन के 2000 गोलगप्पे बेचता है, हिसाब लगाया दिन के 10,000 रुपए की सेल होती है इसकी, कॉस्टिंग 2000 है, रोजाना 8,000 रुपए के हिसाब से हिसाब लगाया 2.5 लाख रुपए कमाता है। और आपने कहा मेरी जॉब तो 25,000 रुपए भी नहीं है, तो 2.5 लाख कमाता है। हमने कहा मैं भी ठेला लगाऊंगा गोलगप्पे का। तो वो गोलगप्पे वाला 6 बजे आता है, आप 5 बजे गोलगप्पे का ठेला लेके उसकी जगह पे पहुंच गए और गोलगप्पे बेचने शुरू कर दिए। खूब काम चल रहा था, 6 बजे वो आया, तो क्या होगा, वो और कहीं लगाएगा ठेला?
आपको उठाकर फेंक देगा वो वहां से, कहेगा ये मेरी जगह है। आप कहोगे कहाँ लिखा है आपकी जगह, कुछ जो आ गया उसकी है। आपकी अच्छी से तबीयत से कुटाई होगी, जो अड़ोसी पड़ोसी बहुत सारे हैं सब मिलके कूटेंगे आपको। क्यों मिलकर कूटेंगे? क्योंकि जो दूसरे हैं उन्हें भी खतरा रहेगा, कल उनके ठेले की जगह कोई और आ जाएगा। वो कहेंगे मेरे पिताजी और दादाजी यहीं पे काम करते थे। हमने कहा यार ये तो बड़ी दिक्कत होगी। फिर आपने देखा मंदिर गए, आप क्या भगवान के पास जाते, मंदिर के बाहर देखा फूल वाला फूल बेच रहा है और बहुत लोग खरीद रहे हैं। फिर आपने कहा इसकी बड़े मार्जिन है, प्रॉफिट। अगले दिन आप वहां पर पहुंच गए, फूल आपकी कुटाई अगले दिन फिर हुई। फूल वाले ने कहा तू यहाँ मेरा काम धंधा क्यों खराब करने आ गया भैया। तो आप देखेंगे तो हर जगह हर एक का जो ठिया है वो फिक्स है। सब्जी मंडी जाकर के ठेला लेकर सब्जी बेचने लग जाओगे, अलाउ थोड़ी ना ऐसे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको अपनी एक नई जगह खुद बनानी पड़ेगी जहां कोई नहीं है, वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी जहां आपको कोई भगाने वाला ना हो। फिर वो आपको अपने कस्टमर वहां बनाने पड़ेंगे। अगर आप वहां ठेला लेकर के गए, गोलगप्पे बेच रहे हो, 6 बजे आया और उसने आपको पकड़ के कहा भैया हट यहां से। आपने कहा एक काम कर, आज से मैं ही आऊंगा यहाँ, ये ले 2 लाख रुपए। नहीं माना, 5 लाख, सौदा 10 लाख में तय हो गया। 10 लाख रुपए आपने दिया और वो चला गया। अब ये जगह आपकी हो गई। तो उसने जो 10 लाख में जगह बेची आपको, वो क्या है? राइट टू कैरी ऑन बिजनेस। तो उसके लिए कैपिटल गेन निकलेगा नहीं निकलेगा? राइट टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम। अब आपने क्या करा, आपको पता ट्रेडमार्क ब्रांड नेम क्या होता है? नाम होता है। आपने जूता देखा होगा नाइक का, नाइकी बोलते हैं, राइट का निशान लगा होता है, क्या है वो? तो अब आपका मन कर रहा अभी ऐसा निशान लगाकर बेचने लगोगे? ऐसा थोड़ी ना। आपने निर्मा वॉशिंग पाउडर पे लड़की है बनी हुई है, आपने भी वैसी छाप कर बेचना शुरू कर दिया, अलाउ थोड़ी ना। मारुति कंपनी का लोगो है, आपने, ऐसे नहीं है अलाउ। अगर आपने किसी से खरीदा है, आपने बेचा है, तो वो है, उसकी कैपिटल गेन निकलेगा, तो उसकी कॉस्ट नील, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड एसेट है। टेनेंसी राइट। अब टेनेंसी राइट क्या होता भैया? आप एक मकान में रहते हैं, ठीक है, मकान मालिक बेवकूफ है। बेवकूफ क्यों है? क्योंकि 25 साल से आपके पिताजी ये वो सब मिलकर वहीं रह रहे हैं, 25-30 साल हो गए। अब उन्होंने कहा जी मकान छोड़ दो। आपने कहा कि हमारा मकान है। तुम्हारा किसने कह दिया हमारा है? तो हम तो जब से पैदा हुए यहीं रह रहे। उन्होंने कहा हम तो नहीं जा रहे छोड़ के। मेरे एक जानकार के साथ ऐसा हुआ, लेकिन वो किराएदार था। मुझे दुख हुआ, लेकिन 5,000 महीने का किराया देता था। साल का कितना किराया हो गया? 60,000 हो गया। 15 साल से रह रहा था। पहले किराया 5,000 भी नहीं था, कम था, जो भी 3.5 लाख रुपए लेकर हटा वो। मतलब आप घर में जो रह रहे हो वहां से हटने के भी पैसे ले रहे हो क्या? जी हम तो नहीं जा रहे, केस कर लो, लड़ते रहो केस। तो इसलिए टेनेंसी राइट का जो पैसा आपको मिलेगा वो भी आपके लिए कैपिटल गेन है, लेकिन उसके कॉस्ट क्या लेंगे? नील। ऐसी रूट परमिट होते हैं, जैसे आपके पास कुछ ऐसे रूट हैं जहां पर आपकी गाड़ी जाएगी, हर एक की नहीं जा सकती, क्योंकि आप बहुत पुराने काम करते हुए आ रहे हैं। तो उसको अगर आप सेल करेंगे कॉस्ट नील ली जाएगी। लूमार्स होते हैं, हैंडलूम इंडस्ट्री में होता है कि आप कुछ काम कर सकते हैं। तो इन सब सिचुएशन में क्या होगा, ये सेल्फ जनरेटेड एसेट है और इनकी कॉस्ट नील लेंगे। इन केस देयर इज एनी अदर सेल्फ जनरेटेड एसेट, तो उसके लिए हम कैपिटल गेन नहीं निकालें।
As per the Supreme Court ruling, where it was pointed out that the income chargeable to capital gain is to be computed by deducting from the full value of the cost of acquisition and cost of improvement, it is not possible to ascertain cost of acquisition and improvement. तो उसकी कॉस्ट निकाली नहीं जा सकती, कैपिटल गेन होगा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी। तो इनकम टैक्स ने कहा ओके, ये इन चीजों की कॉस्ट नील ले लेंगे, बाकी सब चीजों को चलो आप पर हम कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे, इन पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या लेंगे, नील। और आपको क्या देना पड़ेगा, इन सब चीजों पर नील लेकर पूरा कैपिटल गेन हो जाएगा। However, in case of capital asset being land or building or both, the fair market value of such asset on 1/4/2001 shall not exceed the stamp duty value wherever available of such asset on 1/4/2000। इसका क्या मतलब है, हमने कहा ना कि कोई अगर आपकी एसेट है 1/4/2001 से पहले खरीदी हुई, तो आप 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हो। तो फेयर मार्केट वैल्यू मान लिया 5 लाख है, और उस एसेट की एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है जो रजिस्ट्री कराने के काम आती है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 4 लाख, कॉस्ट है 2 लाख। तो हमने कहा था ना कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू जो भी ज्यादा है ले लो तो 5 लाख, लेकिन यहां लिखा है कि भैया 4 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं ले सकते। टैक्स स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से आपको रजिस्ट्री पे टैक्स देना पड़ता है, मतलब उस पे टैक्स तो आप कम अमाउंट पर दे रहे हो और अमाउंट पूरी ज्यादा ले रहे हो, नहीं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा आप नहीं ले सकते। तो यह है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जैसा हमने बोला था कि जब हम कैपिटल गेन निकालते हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते हैं, साथ ही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी माइनस करते हैं, क्योंकि अगर हमने कोई भी एसेट खरीदी और उसे खरीदने के बाद में और कैपिटल नेचर का एक्सपेंस कर दिया तो वो भी माइनस होना चाहिए। तो सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 हमें कहता है कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी आपको लेस करना है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है, जो आपने कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस किया है उस कैपिटल एसेट पर, ये अगर रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है तो ये यहां पर नहीं आएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको, ये यहां पर बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ, ये आप और किसी जगह लिख सकते हैं खर्चे के तौर पर, जैसे पीजीबीपी में अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड है तो वहां खर्चे के तौर पर रेवेन्यू नेचर का खर्चा आ सकता है, एक्सपेंस आ सकता है, लेकिन यहां पर नहीं आएगा। जैसे आपका कोई घर है और उस पर आपने एडिशनल फ्लोर बनवाया है, एक मंजिल और बनवा दी उस पर, तो उसे हम क्या मानेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, है ना। लेकिन रिपेयर कराई है, व्हाइट वॉशिंग है, पेंटिंग का खर्चा है, तो उसे हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में नहीं लेंगे। देखिए, हम लोगों का जो इंडेक्स नंबर है, हमने बात की थी 1/4/2001 से स्टार्ट होता है, तो यहां पर अगर हम 1/4/2001 से पुरानी एसेट है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले सकते हैं या फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 ले सकते हैं, ये ऑप्शन हमारे पास होता है। अब सपोज हमने ये घर खरीदा 1980 में, इस पर फर्स्ट फ्लोर बनवाया 1990 में, ठीक है। अब ये मान लिया 5 लाख का खरीदा और 3 लाख रुपए का फर्स्ट फ्लोर बनवाया, है ना। अब हमें जब इस घर को बेचेंगे तो हम 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। तो जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी 1/4/2001 की, वो केवल ग्राउंड फ्लोर की नहीं होगी, वो पूरे घर की होगी, क्योंकि वो पूरे घर की फेयर मार्केट वैल्यू है। तो हमें मान लिया फेयर मार्केट वैल्यू 20 लाख है, तो क्योंकि हम फेयर मार्केट वैल्यू ऑलरेडी यहां ले चुके हैं और वो पूरे घर की है, इंप्रूवमेंट वाले फर्स्ट फ्लोर की भी है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1/4/2001 के बाद वाला माइनस नहीं होगा अलग से। हाँ, ये एक गलती जरूर है कि यहां पर जब हम इसे कंपैरिजन करेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से करेंगे विच इज 5 लाख, जबकि होना ये चाहिए था कि बोलते आप फेयर मार्केट वैल्यू लीजिए 1/4/2001 की, और 1/4/2001 से पहले की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को ऐड कर लीजिए और उसके बाद कंपैरिजन करिए। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं।
तो हमें क्या करना है, 1/4/2001 से पहले की फेयर मार्केट वो फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, तो 1/4/2001 से पहले की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं लेनी है। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1/4/2001 से पहले की बिल्कुल भी नहीं लेंगे, इग्नोर कर देंगे, उसको कहीं पर भी कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे निकालेंगे हम लोग सेक्शन 48 में कैपिटल गेन अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया।